Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have started a series on our YouTube channel in which we are solving the previous year question papers of CTET, and we have already discussed the 30 questions of CDP section and 30 questions of Hindi language section. And in our today's video we are going to discuss the 30 questions of language English, and we have discussed the question paper of CTET 2018 paper 1. Let's start our today's topic 30 questions of English language. Let's start solving these. Read the passage given below. जो ये पैसेज दिया गया है इसको हमने रीड करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो. जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमने आंसर देने हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक के हैं. Question number 121 to 129. Total 9 questions are asked from this passage. So we have to comprehend this passage very well. Let's start reading. Man who is believed to have evolved from apes. Man जिसको विश्वास किया जाता है कि have evolved. Evolved होता है विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है. From apes. Apes क्या होते हैं गाइस? वानर से. जैसा कि हम सभी को पता ही है जो मनुष्य का जो विकास हुआ वो स्टार्टिंग में वो क्या था, एक प्रकार से मनुष्य भी एक वानर ही था, वो एक मंकी ही था जिससे हम सभी डेवलप हुए हैं, आज इवॉल्व हुए हैं. ये सब विश्वास किया जाता है. इज़ अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिड मोटिव्स. वो एक बड़ा ही जिज्ञासु सा मिश्रण है किस चीज़ का? वेरिड मोटिव्स, अलग अलग उद्देश्यों का. ही इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ नीड्स. वह सिर्फ आवश्यकताओं का विषय नहीं है, बट इज़ ऑल्सो देयर क्रिएटर. वह उनका क्रिएटर भी है. क्रिएटर यानी कि रचना करने वाला, यानी कि वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है जिससे आवश्यकताएं होती हैं, बल्कि वो ऐसा भी है जो आविष्कार करते हैं नई नई आवश्यकताओं का, नई नई ज़रूरतों का. ही नॉट ओनली सीक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. वह सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, बट ऑल्सो केटर्स टू हिज डिज़ायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस. बल्कि वो उसकी डिज़ायर है ब्यूटी और ग्रेस के लिए, सुंदरता और शान के लिए जो उसकी डिज़ायर है उसको भी वो कंप्लीट करता है. ही इज़ ईगर टू सेटिस्फाई हिज पैशन. वह अपने उस पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए ईगर यानी कि उत्सुक है. फॉर मोर एंड मोर नॉलेज. वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का जो उसके अंदर जुनून है उसको पूरा करने के लिए वो ईगर है, उसको पूरा करने के लिए वह उत्सुक है. ऑल्दो इन अ जनरल वे. जबकि एक साधारण से तरीके से. द मैग्जिम होता है फॉर्मूला, कोई भी थियोरी या सिद्धांत इसको बोल सकते हैं, नियम इसको बोल सकते हैं, कहावत इसको बोल सकते हैं मैग्जिम को. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. इज़ ट्रू. हाँ, ये बात बिल्कुल सच है. कोई भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. इट इज़ बाय नो मीन्स दैट होल ट्रूथ. बिल्कुल पूरा सच है ये. मैन इज समथिंग मच ग्रेटर दैन एन इंटेलिजेंट बीइंग. जो आदमी है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है इंटेलिजेंट बीइंग से. यूजिंग हिज इंटेलेक्ट. जो उसके इंटेलेक्ट का प्रयोग करता है टू मेक न्यूअर इन्वेंशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो टाइम टू टाइम नई नई इन्वेंशन यानी कि नए नए आविष्कार वो करता रहता है. ही हैज़ विद इन हिम अ स्पिरिट विच इज़ एवर एग्जॉल्टिंग हिम. उसके अंदर एक ऐसी उसकी स्पिरिट है, उसकी एक ऐसी अंतरात्मा है विच इज़ एवर एग्जॉल्टिंग हिम. एग्जॉल्टिंग होता है समझाना किसी को या फिर प्रोत्साहित करना. हिम टू कट डाउन हिज नीड्स. कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करे एंड लर्न टू हैप्पी विद वट ही हैज. वह अपनी आवश्यकताओं को कम करे और जो उसके पास है वो उसी से खुश रहे. द रियल पर्पज़ अंडरलाइंग दिस मैगजीम. इस पर्पज़ का जो मेन मैगजीम है वो क्या है? इन इट्स यूटिलिटी इन द वर्ल्डली सेंस. सांसारिक रूप से जो इसकी उपयोगिता है वो इसके उद्देश्य में छिपी हुई है. इट टेल्स अस. ये हमको बताती है टू बी अप एंड डूइंग, नॉट बी पैसिव इन आवर एटीट्यूड टू लाइफ. यानी कि हम अपनी जो लाइफ का दृष्टिकोण है उसमें पैसिव नहीं होना चाहिए. वी शुड बी एक्टिव. पैसिव होता है सुस्त होना, लेजी होना, बिल्कुल आलसी होना. तो वी शुड नॉट बी पैसिव, वी शुड बी एक्टिव.
It asks us not to remain slaves of old habits and ways of life. ये हमको ये नहीं बोलता कि हमें स्लेव बन के रहने की, स्लेव होता है दास, ये हमको दास बन के रहने के लिए नहीं बोलता कि हम पुरानी हैबिट, पुरानी आदतों और जो पुराने जीवन जीने के तरीके हैं उनका दास बन के रहने को हमको नहीं बोलता ये। वी मस्ट फेस न्यू सिचुएशंस विद अ क्रिएटिव माइंड, यानी कि हमें जो नई नई सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उनको एक क्रिएटिव माइंड के साथ उनको फेस करना चाहिए। बड़ा ही रचनात्मक हमारा मन होना चाहिए, यानी कि हम उनके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकें। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए एवरी न्यू डिफ़िकल्टी, हर एक नई समस्या, एवरी न्यू प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक कठिनाई, विच कन्फ्रंट्स अस इन लाइफ, जिसका हमसे लाइफ में सामना होता है, कैन बी टैकल्ड सक्सेसफुली, हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से उसे निपट सकते हैं विद द स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस। यानी कि अगर हमारे अंदर इन्वेंटिवनेस की स्पिरिट है, इन्वेंटिवनेस होता है आविष्कार करने की जो भावना होती है, वो यदि हमारे अंदर वो स्पिरिट है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या जो हमारी लाइफ में आ रही है, उसको फेस कर रहे हैं, उसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से उससे हम निपट सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द पैसेज दैट वी हैव रीड। आई होप कि आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट्स क्वेश्चंस। अब हम इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 दैट इज क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है जो पैसेज के अनुसार होल ट्रूथ नहीं है। मैन हैज़ अ डिज़ायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस, येस दिस इज ट्रूथ। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, दिस इज़ ऑल्सो ट्रूथ। मैन डिज़ायर्स टू कट डाउन हिज नीड्स एंड वॉन्ट्स, मैन जो अपनी नीड्स को काटता है और अपनी वॉन्ट्स को भी वो कम कर लेता है, यानी कि जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको वो कम कर लेता है, तो ये गाइस ट्रू नहीं है। मैन डिज़ायर नहीं करता, उसके अंदर जो स्पिरिट है वो डिज़ायर करती है। मैन लर्न्स टू बी हैप्पी वट ही हैज़, ये भी ट्रूथ है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नोट, दैट इज़ नॉट ट्रू द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो मैन के अंदर जो स्पिरिट है वो ही उसको बोलती है, वो इसको एग्जॉर्ट करती है कि उसे अपनी जो नीड्स उनको कट डाउन करना चाहिए, उसकी वांट्स को भी कट डाउन करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट डज द मैगजीन मेंशन्ड इन द पैसेज टीच अस। जो मैगजीन हमको पैसेज में दी गई है कि जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो ये मैगजीन दी गई है और आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पर क्लियरली, वो हमको क्या चीज़ सिखाती है। टू बी वर्ल्डली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म, बिल्कुल हमें सख्ती रूप से, जो सांसारिक रूप से उसका पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेंस में रहना चाहिए जो वर्ल्ड की दी हुई है, यानी कि भौतिकवादी बन के रहना चाहिए। टू बी स्लेव ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं और हमारी आवश्यकताएं हैं उनका हमें दास बन के रहना चाहिए। टू एंडीवर कंस्टेंटली टू क्रिएट न्यू पैशंस एंड डिज़ायर्स, इसका मीनिंग होता है एंडीवर का, यानी कि प्रयास करना। वी शुड ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, एंडीवर का मतलब होता है कुछ, मतलब कोशिश करना, जो हमारे लिए पाने के लिए थोड़ा मुश्किल है उसको अचीव करने की कोशिश करना। टू बी एक्टिव इन लाइफ एंड डू समथिंग टू हेल्प मैनकाइंड, मानवता की मदद के लिए कुछ करना। सो गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टू एंडेवर कंस्टेंटली टू क्रिएट न्यू पैशंस एंड डिज़ायर, जो हमें बिल्कुल वी शुड ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग कंस्टेंटली टू क्रिएट न्यू पैशंस एंड डिज़ायर, अपने नए पैशंस और नई इच्छाओं को क्रिएट करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू। जो मैन के अंदर स्पिरिट है वो उसको क्या करने के लिए बोलती है, वो टू बी अ मिक्सचर ऑफ वैरिड मोटिव्स, अलग अलग मोटिव्स का मिक्सचर बनने के लिए। टू इवेल्युएट द सिचुएशंस इंटेलिजेंटली, जो भी सिचुएशंस है उसको वो बड़े ही होशियारी से इवेल्युएट करे, उनका मूल्यांकन करे। टू कट डाउन हिज डिज़ायर्स एंड पैशंस, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो जुनून है उसको वो कम करे।
टू एक्वायर मोर एंड मोर वेल्थ एंड कम्फर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा धन और जो आरामदायक वाली चीज़ें उनको अर्जित करे। सो गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हमने बिल्कुल एक लाइन में पढ़ा भी था और जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ पैसेज के अंदर ही। He has within him a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy what he has. To cut down his desire or needs. This is the same thing. So option number third would be the correct answer for this question. Let's move on the next question. Question number 124. Which of the following statement is or are true in the context of the passage? इस पैसेज के कंटेक्स्ट में जो बातें दी गई हैं वो उनमें से कौन सी बातें सच हैं, वो हमने बताना है कि वो कौन सी बातें हैं जो पैसेज के अनुसार सही हैं। मैन शुड बी पैसिव इन हीज एटीट्यूड टू लाइफ, मैन को अपनी लाइफ में जो उसका एटीट्यूड है उसके प्रति पैसिव होना चाहिए। या फिर स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस में नॉट स्टैंड इन गुड स्टेड इन सॉल्विंग एवरी न्यूज प्रॉब्लम, यानी कि जो आविष्कार करने की भावना है वो काम नहीं आती किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं अगर हम। मैन हैज़ अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, मैन का पैशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करे। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा गाइस? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी जो इसका सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात कही गई है सिर्फ वही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है, बट जो सीटेट ने इसका ऑफिशियल आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 1। सो नाउ इट्स अप टू यू गाइज विच ऑप्शन you will mark in your exam. The next question is question number 125. Which one of the following is similar in the meaning of the word maxim as used in the passage? जो ये मैगजीम वर्ड आया है, मैगजीम का ऐसे मतलब क्या होता है, यानी कि कोई फॉर्मूला, कोई सिद्धांत या फिर कोई रूल या फिर कोई कहावत इसको बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत और मैगजीम होता है कहावत, फॉर्मूला, कोई भी रूल इसको बोल सकते हैं। और सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर किया उन्होंने इसका आंसर जो 125 का वो 4th ऑप्शन माना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, तो मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि मैगजीम का मतलब ही फॉर्मूला, रूल या फिर कोई सिद्धांत होता है और प्रिंसिपल भी उसका ही हमने एक सिमिलर मीनिंग उसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एज पर द पैसेज? सो गाइस, व्हाट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एज पर द पैसेज? पैसेज के अनुसार मैन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई गई है। मैन हैज़ मैनी नीड्स एंड मोटिव्स, यस ये बताया गया है कि आदमी की बहुत सारी आवश्यकताएं और उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। मैन क्रिएट्स मैनी नीड्स फॉर हिमसेल्फ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो अपने लिए नई नई नीड्स और वांट्स को क्रिएट करता है। मैन सीक्स टू सेटिस्फाई हिज नीड, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। मैन डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर कम्फर्ट्स एंड मनी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, मैन डिज़ायर टू मोर एंड मोर नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उन्होंने नोट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 4th वाला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज नॉट करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस विल स्टैंड इन गुड स्टीड, जो ये आविष्कार करने की भावना है वो अच्छाई के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही। इन गुड स्टीड, मैन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वेरियस वांट्स, बिल्कुल सही। आदमी है जो वो अलग अलग आवश्यकताओं का विषय है, अलग अलग ज़रूरतों का वो विषय है। मैन क्रिएट्स न्यू नीड्स बिकॉज दे आर समटाइम गुड और ब्यूटीफुल, ये भी बिल्कुल सही कि वो नई नई नीड्स को क्रिएट करता है। बट मैन्स इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू बी ऑन द लुक आउट फॉर न्यूअर एंड हायर वांट्स, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मैन की इनर स्पिरिट है वो उसको ये बोलती है कि वो अपनी डिज़ायर्स को कम करे, अपनी इच्छाओं को कम करे, कट डाउन करे उसकी डिज़ायर्स को। बट अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इसका मतलब क्या है, मैन्स इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू बी
ऑन लुक आउट फॉर न्यूअर एंड हायर वॉन्ट्स, कि वो नई नई और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को वो क्रिएट करे। तो ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़ नॉट करेक्ट, और हमसे नॉट ट्रू ही पूछी गई थी। सो फोर्थ आंसर है जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए गाइस, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सीक्स। जो सीक्स वर्ड है उसका अपोजिट क्या होगा? जो पैसेज में सीक वर्ड यूज हुआ उसका अपोजिट क्या होगा? सीक का मीनिंग होता है गाइस ढूंढना या फिर पाना या फिर किसी चीज के लिए देखना। डिप्लोर, अवॉइड्स, वैनिश या फिर अप्रोच। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अवॉइड इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। अवॉइड्स सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिप्लोर का मीनिंग होता है विलाप करना, वैनिशेज का मतलब होता है गायब करना, अप्रोचेस का मतलब होता है पहुंच। सो सेकंड ऑप्शन रहेगा जो इसका अपोजिट होता है, सीक्स होता है देखना या फिर ढूंढना और अवॉइड होता है किसी चीज से बचना। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड एक्सोर्टिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। जो एक्सोर्टिंग का मतलब क्या होता है पैसेज के अनुसार? अर्जिंग, अर्जिंग होता है किसी चीज़ की प्रबल इच्छा, किसी को फोर्स देकर कोई बात बोलना। स्पोर्टिंग, स्पोर्ट करना। डिमांडिंग, डिमांड करना या फिर क्लैरिफाइंग, इनकी स्पष्ट करना। तो 129 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्लैरिफाइंग। जो उसकी मैन की इनर स्पिरिट है उसको एक्सोर्ट करती है, क्लैरिफाई करती है कि उसको अपनी जो नीड्स हैं वो कट डाउन कर लेनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट फिर से we have to read the passage and we have to answer the questions which have been given below. Question number 130 to 135. Guys, you can easily observe from this question paper that total 15 question out of 30 are asked from the comprehension part. So you should practice much and much, more and more as much possible for you. आपको जितनी ज़्यादा पैसेज हो उसके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप जो इनके क्वेश्चन के आंसर को आसानी से ढूंढ पाओ, आसानी से उनके आंसर दे पाओ। अब जो ये नेक्स्ट पैसेज पूछा गया है 130 टू 135 जिसके हमने आंसर देने क्वेश्चंस के, उसको रीड करते हैं। डिड यू नो दैट देयर इज अ फाइबर, फाइबर होता है गाइस रेशा, दैट इज एज फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट एज नाइलॉन। क्या तुमने किसी ऐसे फाइबर के बारे में सुना है या फिर जानते हो उसके बारे में जो कि एज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है लचीला, एंड लाइट वेट, लाइट वेट होता है बिल्कुल हल्का, यानी कि वो नायलॉन जितना हल्का और नायलॉन जितना ही वो फ्लेक्सिबल है। येट 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील, और वो स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। क्या जानते हो ऐसे रेशे के बारे में, ऐसे फाइबर के बारे में? डिड यू नो दैट दिस फैब्रिक इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर हायर देन 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या तुम जानते हो जो ये फैब्रिक है वो 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट करता, उसको सहन कर सकता है। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो दैट ए वुमन इन्वेंटेड दिस फाइबर, कि किसी महिला ने इस फाइबर की खोज की थी। दिस मिराक्यूलस फैब्रिक इज कॉल्ड कैवलर। जो ये मिराक्यूलस, मिराक्यूलस होता है बिल्कुल चमत्कारी जिसको बोल सकते हैं, इस चमत्कारी फैब्रिक को क्या बोलते हैं? कैवलर। क्या बोलते हैं इसको? कैवलर। एंड इट इज़ यूज टू मेक एवरीथिंग, और ये इसका प्रयोग हर एक चीज़ बनाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम बॉडी आर्मर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बॉडी आर्मर होते हैं शरीर के कवच, शरीर की रक्षा करने वाले कवच, उनसे लेकर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक उससे बनाए जाते हैं। कैवलर, द नेम ऑफ दिस फैब्रिक इज कैवलर। द ईयर वाज 1964, 1964 की बात है। देयर वर गैसोलीन शॉर्टेजेस, गैसोलीन होता है पेट्रोल, शॉर्टेज होता है कमी, पेट्रोल की कमी हो गई थी। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट, कुछ द्वंद्व, कुछ विवाद होने की वजह से पेट्रोल की कमी हो गई थी, उसकी शॉर्टेज हो गई थी। अ पोलिश अमेरिकन केमिस्ट, एक पोलिश अमेरिकन केमिस्ट नेम्ड स्टीफनी लोइस क्वोलेक, उसका नाम था ये स्टीफनी लोइस क्वोलेक, वाज वर्किंग फॉर डूपोंट, जो डूपोंट के लिए काम कर रही थी। डूपोंट क्या है? एन अमेरिकन केमिकल कंपनी, जो अमेरिका की केमिकल बनाने वाली कंपनी है।
She and her group were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in tires. जो उसका ग्रुप था वो कोशिश कर रहे थे कैसा लाइट वेट और ड्यूरेबल, जो लाइट वेट भी हो, लाइट वेट यानी कि हल्का हो, और ड्यूरेबल यानी कि वो टिकाऊ हो। वो एक ऐसा फाइबर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसको टायरों में इस्तेमाल किया जा सके। लाइटर टायर्स वुड अलाउ व्हीकल टू गेट बेटर गैस माइलेज। जो हल्के टायर होते हैं उनसे जो व्हीकल की बेटर माइलेज मिल जाती है, अच्छा फ़ायदा होता है उनका। बट द टायर्स हैड टू बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन टायर इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इनफ टू रजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द रोड, ताकि वो जो रोड की टूट फूट होती है उसको सहन कर सकें। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर सम टाइम। कुछ टाइम तक वो इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। एंड हैड लिटिल सक्सेस, और वो थोड़े बहुत सफल भी हो गए थे। अनटिल कोलिक हैड अ ब्रेक थ्रो, जब तक कोलिक सक्सीड, लेकिन कोलिक सक्सीड नहीं हुई उसके अंदर पूरी तरह से। नेक्स्ट है गाइस, कोलिक एंड हर ग्रुप वर सिंथेसाइजिंग और क्रिएटिंग फाइबर्स टू टेस्ट करने के लिए वो कुछ सिंथेसाइज होता है गाइस, कृत्रिम तरीके से कुछ बनाना। एक तो होता है नेचुरल तरीके से जो अपने आप हमको बने बनाए रेशे मिलते हैं, और कुछ होते हैं सिंथेटिक यानी कि जो मनुष्य के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में एक स्टेप के दौरान कोलिक क्रिएटेड अ मिल्की वाइट सॉल्यूशन। कोलिक ने एक दूध जैसा सफ़ेद रंग का सॉल्यूशन तैयार किया बाय मिक्सिंग टू केमिकल्स, दो केमिकल को मिलाकर, दैट वर ऑफन यूज्ड इन द प्रोसेस, जिनका प्रयोग उस प्रोसेस में किया जाता था। दिस सॉल्यूशन वाज यूजुअली थ्रोन अवे, जो ये सॉल्यूशन था इसको फेंक दिया जाता है। बट कोलिक कन्विंस्ड वन ऑफ द टेक्नीशियन टू हेल्प हर टेस्ट इट, लेकिन उसने एक टेक्नीशियन को कन्विंस कर लिया, मना लिया इस चीज़ के लिए कि वो उसकी टेस्ट करने में हेल्प करे। दे वर अमेज्ड टू डिस्कवर, वो हैरान हो गए डिस्कवर करने पर, दैट द फैब्रिक दैट कोलिक हैड क्रिएटेड, कि वो फैब्रिक जो कोलिक ने क्रिएट किया है वॉज नॉट ओनली मोर ड्यूरेबल दैन नायलॉन, वो सिर्फ नायलॉन से टिकाऊ नहीं है, इट वॉज मोर ड्यूरेबल दैन स्टील, वो स्टील से भी ज़्यादा टिकाऊ है। कोलिक हैड इन्वेंटेड कैवलर, कोलिक ने ही कैवलर की खोज की थी। नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट और देख लेते हैं हम। कैवलर इज अ रिमार्केबल फैब्रिक, कैवलर होता है वो जो एक रिमार्केबल फैब्रिक होता है, फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी शक्ति के लिए, और उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसके टिकाऊपन के लिए। सिंस इट्स इन्वेंशन इट हैज़ फाउंड इट्स वे इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी इन्वेंशन से ही ये पाया गया कि दैट इट्स वे इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। कैवलर इज़ यूज्ड इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट लाइक बाइक टायर, जो कैवलर का उपयोग बाइक टायर में किया जाता है, बॉ स्ट्रिंग में किया जाता है, एंड टेनिस रैकेट, टेनिस के रैकेट में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम हेड्स, रीड्स एंड स्पीकर कोन्स, इसका प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है, जैसे कि ड्रम हेड होते हैं, रीड्स होती हैं, एंड जो स्पीकर कॉन्स होते हैं उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रोटेक्टिव गियर लाइक मोटरसाइकिल सेफ्टी जैकेट्स, ग्लव्स एंड शूज़, इसका प्रयोग प्रोटेक्टिव गियर में बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल सेफ्टी जैकेट होते हैं जो उनमें, ग्लव्स दस्ताने, और शूज़ जूते। हाउएवर कैवलर इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट्स, जो कैवलर है वो इसकी इस एबिलिटी के लिए भी जाना जाता है कि यह बुलेट्स को भी रोक सकता है, यानी कि जो रिवॉल्वर होती है, फायर होते हैं गन से, उनको भी ये रोक सकता है। नेक्स्ट है गाइज, रिचर्ड अर्मेलिनो क्रिएटेड द फर्स्ट कैवलर बुलेट प्रूफ वेस्ट। वेस्ट होता है गाइज एक प्रकार से बनियान, कि रिचर्ड अर्मेलिनो ने पहली कैवलर से बुलेट प्रूफ वेस्ट तैयार कर दी थी इन 1975 में। इट कंटेन्ड 15 लेयर्स ऑफ कैवलर, ये कैवलर की 15 तहों से बनी है, यानी कि 15 लेयर उसकी यूज़ हुई है इसमें, विच कुड स्टॉप, जो रोक सकती थी,
हैंड गन को एंड शॉर्ट गन बुलेट्स, इनको वो रोक सकती थी। द वेस्ट ऑल्सो हैड अ स्टील प्लेट ओवर द हर्ट, यानी कि जो बनियान का हिस्सा हर्ट के ऊपर से आता है उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट भी लगी होती है, विच मेड द वेस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप राइफल राउंड्स, जिससे क्या होगा, वो जो बनियान होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट होगी, वो जो राइफल राउंड है उनको भी रोक सकेगी। वेस्ट लाइक आर्मेलिनोस वर क्विकली पिक्ड अप बाई पुलिस फोर्सेज, बिल्कुल आसानी से पुलिस फोर्सेस इनको पिकअप कर सकती थी। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड, और ये अंदाज़ा लगाया गया दैट बाई 1990 1990 तक हाफ ऑफ द ऑल पुलिस ऑफिसर्स के लगभग आधे इन अमेरिका वॉर बुलेट प्रूफ वेस्ट डेली, अमेरिका में डेली वो बुलेट प्रूफ वेस्ट डालते थे, जितने भी पुलिस फोर्स में थे उनके आधे। बाई 2006 तक देयर वर ओवर 2000 डॉक्यूमेंटेड पुलिस वेस्ट सेव्स, 2000 पुलिस को बचाया गया था, और इंस्टांसेस वेयर ऑफिसर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेडली वाउंड्स, और जिससे हमको पता चलता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट डालने से वो डेडली वाउंड से भी बचाए गए बाय वियरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो ये था गाइस पैसेज जिसको हमने रीड किया। अब हम इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन मेड विद केवलर, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो केवलर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। टेनिस रैकेट, बिल्कुल हमने पढ़ा है पैसेज से। ब्रेक पैड्स, यानी कि जो प्रोटेक्टिव गियर होते हैं बाइक में, वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव गियर का ही काम करते हैं जो ब्रेक पैड होते हैं। और बॉडी आर्मर, ये तीनों ही चीज़ें केवलर से बनाई जाती हैं। बट जो बंजिंग जंपिंग कोर्स है इसके बारे में हमने पैसेज में कहीं पर भी रीड नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए। बट सीटेट ने इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो 4th ऑप्शन को माना है, बॉडी आर्मर। नाउ अब ये आप पर मैं छोड़ती हूँ कि आप इसका कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहोगे। प्लीज़ लेट मी नोट थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो ट्राई टू टेल मी द रीज़न ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज केवलर नोन, केवलर किस करेक्टरिस्टिक से जाना जाता है। हमने बिल्कुल पढ़ा था पैसेज के अंदर, इट वॉज मोर ड्यूरेबल देन स्टील, यानी कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 का 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है टिकाऊ, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड द सर्च फॉर अ फैब्रिक लाइक केवलर, इनमें से कौन सी चीज़ थी जिसने कॉज किया, यानी कि जो कारण बनी केवलर जैसे फाइबर की सर्च का, केवलर जैसे फाइबर की सर्च का कारण बनने वाला हमने जो कारण है वो बताना है। अ शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई, गैसोलीन की सप्लाई में कमी हो गई थी। अ डिज़ायर टू प्रोटेक्ट पुलिस ऑफिसर्स को बचाने की इच्छा। द नीड टू रिप्लेस एस्बेस्टस, यानी कि जो एस्बेस्टस को रिप्लेस करने के लिए। द वॉन्ट ऑफ बेटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर 3, द नीड टू रिप्लेस एस्बेस्टस। एस्बेस्टस होता है ऐद है पदार्थों को चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए गाइस, ए वेस्ट मेड ऑफ 15 लेयर्स ऑफ केवलर, एक बनियान जो कि केवलर की 15 सतहों से मिलकर बनी हुई है, विद नो स्टील प्लेट्स, और जिसके ऊपर कोई भी स्टील की प्लेट ना लगी हो, कुड स्टॉप ऑल, वो हर किसी को रोक सकती है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स, लेकिन वो किस चीज़ को रोक सकती है, कुड स्टॉप, बट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी है वो जिसको रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 133, हैंडगन राउंड्स को, शॉटगन पैलेट्स, या फिर राइफल राउंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 133 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हैंडगन राउंड्स। अब देखिए आप इस लाइन पर फोकस कीजिए, विद नो स्टील प्लेट्स। स्टील प्लेट्स जब इसके ऊपर लगाई जाती तो ये हार्ट की सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, लेकिन वो जो स्टील प्लेट लगाई जाती है वो शॉटगन और राइफल राउंड से बचने के लिए लगाई जाती है। हैंडगन राउंड्स को बिना स्टील की प्लेट वाली वेस्ट भी, बुलेट प्रूफ वेस्ट भी उसको रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 134 देखिए गाइस, हाउ मच स्ट्रोंगर इज कैवलर देन स्टील। जो कैवलर है वो स्टील से कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 टाइम एज स्ट्रोंग, उससे वो 5 गुना ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए गाइस, व्हाट प्रोडक्ट वाज कोलिक ट्राइंग टू इम्प्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर। वो व्हाट प्रोडक्ट वाज कोलिक ट्राइंग, कोलिक क्या ट्राई करी थी, किस प्रोडक्ट को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी जब उसने केवलर को इन्वेंट किया था। तो गाइज वो आर्मर होता है कवच, यानी कि जो स्टार्टिंग में ही बात आई थी पैसेज में कि बॉडी आर्मर से लेकर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक बनाए जाते हैं। तो 135 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए गाइज, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो मीनिंग की स्टडी है वो क्या कहलाती है, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स। सो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सीमेंटिक। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सीमेंटिक। सिंटैक्स होता है मीनिंग यानी कि अर्थ का अध्ययन करने वाली जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, सीमेंटिक। सिंटैक्स होता है किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो वाक्य विन्यास होता है उसके बारे में होता है ये। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड होती है और लिंग्विस्टिक्स भाषाविद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल। टीचर एनिमल्स के बारे में एक स्टोरी बताता है। चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल इट इज। एक क्लास में कोई टीचर एनिमल्स के ऊपर कोई स्टोरी सुना रहा है और बच्चे उसी एनिमल की आवाज़ निकालनी शुरू कर देते हैं जब वो उस एनिमल का नाम सुनते हैं। तो इट इज़ वो कौन सा क्या है, वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन है, फिर रीडिंग अप्रोच है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रामर ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए गाइज, एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव। पाठ के उद्देश्यों को महसूस करने के लिए जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, तो उसको किस चीज़ के नाम से जानते हैं, मेथड, कोई विधि, टेक्निक, कोई भी तकनीक, या फिर सिलेबस, या फिर अप्रोच। जिसका करेक्ट आंसर होगा गाइज 138 का ऑप्शन नंबर 3, एक सिलेबस है जो कि लेसन ऑब्जेक्टिव रियलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, डिवाइसेस यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए गाइज, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज। एक ऐसा टेस्ट जो किसी भी लैंग्वेज के एंड में लिया जाता है। कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होता है गाइज उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचार का मतलब क्या होता है, ट्रीट करना। तो वो किस टेस्ट के बाद होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है किसके बाद होती है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है निदानात्मक और रेमेडियल टीचिंग होता है उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक, यानी कि इससे हमें बच्चे की जो बीमारी नहीं, बच्चे में जो कमी है, यानी कि वो सीखने में कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है जिसको निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग की जाती है, यानी कि बच्चे को किस फील्ड में, किस जगह पर, किस पॉइंट पर उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, उसका उपचार करके रेमेडियल टीचिंग उसको दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए गाइस, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाई। यानी कि यदि हम किसी के बच्चे का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर कौन सा होगा, कंट्रोल्ड बिल्कुल नियंत्रित तरीके से हम कहाँ पे उसको चेक कर पाएंगे। करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर, उन सेंटेंसेस को करेक्ट करके जो कि बच्चों ने गलत कर दिए, लर्नर ने गलत कर दिए हैं,
या फिर गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज से। गैप फिलिंग होता है यानी कि किसी पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं और फिर बच्चे उनको फिल करते हैं। राइटिंग पैराग्राफ एंड एसेज, पैराग्राफ और ऐसे लिखने को दे दिए तो फिर बच्चे तो एक प्रकार से मुक्ति हो गए, यानी कि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंट्रोल नहीं रही वो। एक्सप्लेनिंग द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके। जो 140 का करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज, यानी कि बीच में बच्चों को गैप दी जाते हैं और बीच में जो वर्डिंग दी जाती है, तो इससे कंट्रोल्ड मैनर में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए गाइस। इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट, बैकयार्ड में कुत्ता भौंका, एंड हाउल्ड और झपट पड़ा, एट द कैट बिल्ली के ऊपर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट। सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब होता है इसमें सब्जेक्ट प्रॉपर जगह पर नहीं होता, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक होती है। इन द बैकयार्ड, ये सेंटेंस के लास्ट में आता तो ज़्यादा प्रॉपर रहता। द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट इन द बैकयार्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए गाइस। Which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeably with each other? इनमें से जो कौन सा मेथड है उसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते? रेफरेंस मेथड, इंसिडेंटल, डायरेक्ट, कोरिलेटिव, इन तीनों को हम चेंज कर सकते हैं, बट रेफरेंस इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिसकी रेफरेंस देनी है उसकी रेफरेंस देनी है, जिसके बारे में बताना है उसके बारे में बताना है। तो इस मेथड को हम किसी भी दूसरे मेथड के साथ चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड की जगह पर हम कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंसिडेंट यानी कोई इंसिडेंट स्पेसिफाई करना हो, कोरिलेटिव इसकी जगह पर हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट रेफरेंस अगर किस चीज़ की देनी है तो वो उसी की देनी है। ऑप्शन नंबर 1 को यानी कि रेफरेंस मेथड को हम किसी दूसरे मेथड के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेड फॉर असेसमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सभी रचनात्मक टास्क होते हैं उनका मतलब क्या होता है? टू असेस, यानी कि बच्चों को आंकना, यानी कि उनका आकलन करना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमें नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए गाइस। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाई, यानी कि मदर टंग के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है किस तरीके से? हम जो मातृभूमि के मातृभाषा का प्रभाव उसको हम कम कर सकते हैं, तो कौन सा तरीका इसके द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं? यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, मदर टंग का प्रयोग करके, तो ये तो कम तो हुआ ही नहीं। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, मदर टंग से एग्जाम्पल दे के। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके। या फिर गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग तो। बट सीटेट की ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थर्ड ऑप्शन को माना है। सीधे ही 144 को उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेकंड ऑप्शन को करेक्ट आंसर माना है। बट अकॉर्डिंग टू इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज की में से इनपुट देने चाहिए इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, बड़े ही आसान तरीके से उनके सामने जो टारगेट लैंग्वेज से इनपुट देनी चाहिए। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मदर टंग से देंगे तो फिर मदर टंग का तो इन्फ्लुएंस कहीं पर भी कम नहीं हुआ। इफेक्टिवली उसको कम करना है तो उसके लिए हमें फोर्थ ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन? प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि एरर अराइजिंग हो सकती है? रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग, जो कि एरर अराइजिंग का एक रिजल्ट है ट्रांसलेशन की वजह से। हमारी भाषा से किसी दूसरी भाषा में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो वो एरर अराइजिंग का एक रिजल्ट है। द टीचर इज़ गिविंग एग्जामिनेशन,
The students are giving their examinations. My joy knew no bounds. Are you going by the train? So guys, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आर यू गोइंग बाइंग द ट्रेन। क्या तुम ट्रेन के द्वारा जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 146 देखिए गाइस। रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाई। जो रीडिंग स्किल्स यानी कि पढ़ने के कौशल हैं, जो पठन कौशल हैं, उनको किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से डेवलप कर सकते हैं हम? राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के संदर्भ से जो वर्ड्स को यूज़ करना। डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइजेज, डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर 2, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। यानी कि किसी भी संदर्भ, शब्द के संदर्भ से टेक्स्ट में उसके ऊपर फोकस करना। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रयोग के ऊपर फोकस करना संदर्भ से, यानी कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उन्हें उस चीज़ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को लेना चाहिए, और वो भी जो रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़े हों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए गाइस। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो इम्प्लीमेंटर हो कौन होगा? एक प्रकार से सही मायनों में देखा जाए तो स्टूडेंट, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट ही है जो सही से शिक्षा को इम्प्लीमेंट करता है। यदि स्टूडेंट ही नहीं होगा तो फिर शिक्षा किसके लिए और कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो स्टूडेंट इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए गाइस। अ लिसनिंग स्टिमुलस, जो सुनने का उद्दीपक होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु गैदर अगेन एंड टू शेयर इट। बच्चों के उस ग्रुप को अलग कर देना जो कि इकट्ठे हुए थे, हु गैदर अगेन टू शेयर इट। इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क। स्टूडेंट को इनेबल करना कि डिस्कस करने के लिए एक सेट ऑफ क्राइटेरिया जो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन। तो इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा, लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है? इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए गाइस। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टॉट अ टॉपिक in the class and no student ask questions in her class, then maybe, यदि एक क्लास में किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है और कोई भी बच्चा उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन, कि बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सी हैड बी एन एक्सीलेंट टीचर, वो बहुत ही अच्छी टीचर होगी। वट एवर वॉज टोट वॉज बियॉन्ड द कम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उसने सिखाया वो बच्चों की समझ से परे था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। या फिर ऑल द स्टूडेंट आर एट अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग। ये देखिए कि जो सभी स्टूडेंट हैं वो सीखने के बड़े ही उच्चतम स्तर पे वो पहुंच चुके हैं। यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए, वट एवर वॉज टोट वॉज बियॉन्ड द कम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उसने सिखाया अगर वो बच्चों की समझ से परे था तो कोई ना कोई बच्चा तो जरूर क्लास में क्वेश्चन अरेज करता कि हमें यहाँ पर डाउट है, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन भी गया। सी हैड बीन एक्सीलेंट टीचर, कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट टीचर होगी। स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, और हम किसी को बिल्कुल एक्सीलेंट नहीं बोल सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 149 का 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, जो स्ट्रक्चरल ग्रामर थी वो किसने दी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। So guys, this was our today's video in which we discussed a total 30 questions of language 2 English. And if you like the video, then don't forget to like and share the video, and also subscribe our YouTube channel and press the bell icon also, so that you can be notified whenever we upload any another educational video. Thanks for watching the video. Bye bye. Have a nice day. Thanks again.